नमस्कार मित्रों, कक्षा 12 अर्थशास्त्र की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हमने जो विषय वस्तु ली है उसका नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। इसमें जो सरकारी बजट शब्द जो है मुख्य रूप से हमको इसी चीज़ को समझना है कि यह बजट क्या होता है। बजट जैसा कि हम देखते हैं कि हमारा हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए सरकार जो भी खर्चा करने वाली है या सरकार के पास इस अवधि में जो भी आय आने वाली है, इसका ब्यौरा जो है वो बजट में होता है। इसके अलावा जो भी समाज कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं होती है, सामाजिक और आर्थिक योजनाएं, उनका विवरण भी इस बजट में होता है। तो अब इस बजट में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका जो शब्द है वो है बजट, और इसका ये शब्द फ्रांसीसी शब्द है और फ्रांसिस में इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। पुराने ज़माने में जब भी जैसे फ्रांस में जब भी कोई वित्त मंत्री बजट लेकर आता था तो वो एक चमड़े के थैले में सारे कागज़ लेकर आता था, इसलिए धीरे धीरे उसका नाम उस चमड़े के थैले से बजट पड़ गया है, और फिर हम धीरे धीरे इसको बजट कहने लगे। और इसका जो है इसमें होता क्या है, मुख्य रूप से सरकार की आय और व्यय का अनुमान होता है निश्चित समय अवधि के लिए। वो अवधि सामान्यतः 1 वर्ष की होती है और हमारे यहाँ भारत में वो अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। इस अवधि में जितना खर्च करने वाले हैं, जितना व्यय होगा और जितनी आय हम अर्जित करेंगे, उसका ब्यौरा इसमें होता है बजट में। तो प्रोफेसर बेस्टवेल ने कहा था इसमें दिए गए समय के लिए विधानसभा द्वारा वित्तीय प्रबंध के लिए सुझाव दिए जाते हैं। दिए गए समय के लिए, निश्चित समय के लिए विधानसभा द्वारा वित्तीय प्रबंध के लिए सुझाव दिए जाते हैं, हम उसे बजट की संज्ञा देते हैं। उद्देश्य क्या है, जैसा हमने अभी तक हमने सुना, मुख्य रूप से उद्देश्य इसका है विकास की दिशा निर्धारित करना, किस दिशा में बजट जाना चाहिए। इसीलिए हमेशा क्या होता है, हर बजट के साथ कोई ना कोई थीम होती है, उसकी दिशा होती है कि ये बजट कृषि के क्षेत्र में विकास करना है या उद्योग के क्षेत्र में विकास करना है या विनिर्माण क्षेत्र में हमें हमारी जो भी क्षमता उसको बढ़ाना है, विकास करना है। तो विकास की दिशा निर्धारित करने का काम बजट करता है। इसके अलावा ये उत्पादन वृद्धि में सहायक है। विभिन्न प्रकार के जो भी सरकार इसमें व्यय करों के द्वारा या लोगों को विभिन्न योजनाओं के द्वारा, है ना, जिस क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि करनी है उस वहाँ तक पैसा पहुँचाने का प्रयास करती है। कीमत स्तर का नियंत्रण सरकार चाहती है कि जो कीमत स्तर है बाज़ार में वस्तुओं की कीमतें हैं एक नियंत्रित अवस्था में रहे। ऐसा नहीं है कि वो हमारी हाथ से बाहर हो जाए या हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए, ताकि महंगाई इतनी बढ़ जाए कि आम आदमी का जीना भी दुर्भर हो जाए। सामान्य जो दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं वो भी वो नहीं खरीद पाए। तो महंगाई पर नियंत्रण इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के वो सरकार कर लगाती है और जनता से ऋण लेती है, ताकि जनता के पास जो पैसा है वो कम हो जाए। और इसका उद्देश्य चौथा नंबर है अपना आर्थिक एवं सामाजिक विकास। आर्थिक मतलब लोगों का अर्थ संबंधी, धन संबंधी विकास हो, लोगों के पास न्यूनतम उपभोग के लिए आवश्यक धन हो, आवश्यक पैसा हो ये। और दूसरा सामाजिक विकास, सभी समाज का विकास हो, है ना, समाज का सार्वभौमिक रूप से विकास हो। कोई समाज का एक तबका ऐसा नहीं रह जाए जिसको विकास उस तक नहीं पहुंच पाए। तो हम प्रयास करती है सरकार, इसलिए विभिन्न योजनाएं लेकर आती है। उत्पादन संरचना एवं स्तर सुधारने का प्रयास करती है। मतलब जो उत्पादन की संरचना है, जो भी अब वो सरकार देखती है कि अगर ये ढांचा कमज़ोर है, उद्योग क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र का, जिस भी क्षेत्र का कमज़ोर है, उसके संरचना में कैसे सुधार करें और उसके स्तर को कैसे उठाएं, इसके लिए उस क्षेत्र संबंधी जो भी योजनाएं हैं वो सरकार लागू करने का प्रयास करती है। और मुद्रास्फीति, वही महंगाई, अगर वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया है, कीमतें बढ़ गई है, तो सरकार उसको कम करने का प्रयास करती है। बजट के माध्यम से विभिन्न तरह के कर लगाती है ना। और अस्फीति यानी अगर बहुत वस्तुएं बहुत सस्ती है
जो उत्पादन का मुख्य मूल जो किसान लोग हैं उनको उत्पादन का अपना मूल मूल्य ही नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार इसका भी प्रयास करती है, इसके लिए ऋण कम कर देती है, दरें कम कर देती है ताकि लोगों के पास पैसा पहुंचे। कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, ऐसा राज्य जो सबका कल्याण हो, जिसमें सबका कल्याण हो, हर तबके तक कल्याण पहुंचे, हर तबके का विकास हो, है ना, उसके लिए सरकार प्रयास करती है। और आर्थिक असमानता नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि एक वर्ग के पास बहुत पैसा है और एक वर्ग के पास पैसा नहीं है खाने के लिए, तो इसके दूर करने का सरकार प्रयास करती है। इसलिए विभिन्न तरह की सब्सिडी, अनुदान सरकार लेकर आती है। और सामाजिक सुरक्षा हो, सबको समाज में सुरक्षा का वातावरण हो, कानून का राज हो, है ना, और आम आदमी मतलब बेधड़क होके, निडर होके अपना जीवन यापन कर सके, उसके लिए विभिन्न योजनाएं सरकार चलाती है। अब इस राजस्व बजट को हम देखें तो बजट मुख्य रूप से बजट दो तरह के होते हैं, एक होता है राजस्व बजट और एक होता है पूंजीगत बजट। राजस्व बजट का मतलब यह है कि ऐसी आय, इसमें उस तरह की आय होती है जिसके लिए सरकार को वापस कोई भुगतान नहीं करना पड़ता। मतलब सरकार की खुद की आय होती है, उसके लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ता, तो उसको हम कहते हैं राजस्व आय। ये राजस्व बजट। तो राजस्व आय, ये राजस्व बजट के दो मुख्य स्रोत हैं, एक है राजस्व प्राप्तियां और एक है राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्तियों में कौन कौन से मद आते हैं? लाभ, लाभांश, ब्याज, आय। अगर इसको प्रकार के रूप में हम देखें तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कर राजस्व, यानी जो भी टैक्स सरकार लगाती है, जो भी कर लगाती है, उसके द्वारा इकट्ठा करा गया पैसा। तो कौन कौन से कर हो सकते हैं जो सरकार लगाती है? सरकार मुख्य रूप से आयकर के द्वारा पैसा लेती है। निगम कर, निगम कर मतलब जो भी स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाएं हैं उनके द्वारा लगाया गया कर। संपत्ति कर, आपकी संपत्ति के ऊपर भी कर लगाता है। आपने प्लॉट अगर बड़ा है तो उस पर कर लगता है ना, पैसा ज़्यादा है तो कर लगता है। उपहार कर, आप महंगे उपहार दे रहे हैं उस पर भी कर लगता है। शास्ति कर, कई बार जो शास्ति लगती है उस पर भी टैक्स लग जाता है। शास्ति मतलब जुर्माना, है ना, फीस जो वसूल की जाती है। उत्पादन शुल्क, जो भी उत्पादन आप करते हैं उस पर भी सरकार शुल्क लेती है ताकि सरकार लोगों कल्याण के लिए सरकार को आय हो। और सीमा शुल्क, सीमा शुल्क का मतलब है हमारे देश की सीमाओं के साथ लगे हुए जितने भी देश हैं या दूसरे देश हैं, अगर वो हमारे देश के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो उनका जो भी सामान हमारे देश में आएगा तो उसको कुछ न कुछ टैक्स के रूप में, कर के रूप में देना पड़ेगा सरकार को, है ना, ताकि सरकार कल्याणकारी काम कर सके। ये तो सब क्या थे? कर राजस्व, जो टैक्स के द्वारा सरकार अर्जित करती है। और ऐसे राजस्व जो गैर कर राजस्व है, जो टैक्स के द्वारा नहीं आते, दूसरे तरीके से आते हैं, वो कौन कौन से हैं? ऋण, सरकार ऋण लेती है ना। ब्याज, सरकार को ब्याज की प्राप्ति होती है। सरकारी जो बॉन्ड है, सरकार ने सरकारी बॉन्ड जिसने खरीदे हैं उसको ब्याज देना पड़ता है। और सरकार ने यदि बॉन्ड खरीदे हैं कंपनियों से तो कंपनियों को, सरकार को ब्याज देना पड़ता है, तो वो सरकार के रूप में आय होती है। शास्ति या जुर्माना, ये जो गैर कर राजस्व के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमने पढ़ा राजस्व प्राप्तियों के बारे में। यहाँ से पैसा आता है सरकार के पास और ऐसा पैसा आता है जिसके लिए सरकार को वापस कोई भुगतान नहीं करना है। अब राजस्व व्यय, ये तो प्राप्ति हुई। अब खर्चा कहाँ करती है? सरकार मुख्य रूप से दो तरह खर्चा करती है, एक होता है विकासात्मक व्यय और एक होता है गैर विकासात्मक व्यय। ऐसा खर्चा, ऐसा व्यय जो देश के विकास के लिए काम आ रहा है, जो देश की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए काम आ रहा है, उसको हम कहते हैं विकासात्मक व्यय। और ऐसा व्यय जो विकास संबंधी नहीं है परंतु हमें करना पड़ेगा, है ना, देश के विकास के लिए उपयोगी नहीं है, देश के विकास के लिए नहीं है पर हमें करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं गैर विकासात्मक व्यय। कौन कौन से व्यय इसके अंतर्गत आते हैं? विकासात्मक व्यय के अंतर्गत आता है सामाजिक व सामुदायिक सेवा। समाज की सेवा करने के लिए जो सरकार काम करती है, सामुदायिक सेवा करने के लिए विभिन्न तरह के सामुदायिक भवन बनाती है ना, उनके लिए यह सरकार लोगों के लिए विद्यालय खोलती है, सरकार लोगों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था करती है, अस्पताल की व्यवस्था करती है। तो ये सारे व्यय किस में आती है? सामाजिक और सामुदायिक सेवा के अंतर्गत आते हैं। कृषि एवं सहायता सेवा, कृषि क्षेत्र में कोई अनुदान दिया गया है, कृषि क्षेत्र को
बढ़ाने के लिए, कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए जो सेवा सरकार अपनी तरफ से करती है, अपनी तरफ से जो पैसा अनुदान देती है, वो उद्योग खनिज को बढ़ावा देने के लिए अगर सरकार अपनी तरफ से कोई प्रयास कर रही है, उनको पैसा उन तक पहुँचे, उनका टैक्स कम हो, तो इसके लिए प्रयास कर रही है, तो ये विकासात्मक व्यय है। उर्वरक सब्सिडी, जो खाद उर्वरक किसान लोग अपने खेत में डालते हैं, उस पर सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, ताकि जो गरीब किसान है वो भी उर्वरक को खरीद करके अपने खेत में उपयोग कर सके। अगर 100 रुपये का सरकार को पड़ता है तो सरकार को प्रयास करती है कि वो 60 रुपये या 80 रुपये तक ही लोगों तक पहुँचे, 20 रुपये सरकार खुद वहन करती है। तो ये सरकारी व्यय के अंतर्गत आता है। विद्युत के अंदर नए नए खंभे खड़े करना, नई गाँवों में जो ठेठ अंतरतम तक गांव हैं उन तक बिजली की व्यवस्था पहुंचे, खंबे तार की व्यवस्था करना, ये सारी व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, जो पाइपलाइन है वो बिछाना, जलदाय विभाग का काम जो है वो सारा सिंचाई व्यवस्था का तरह है। बाढ़ नियंत्रण, हर साल भारत के कई देशों में, कई राज्यों में बाढ़ आती है और उस बाढ़ से बहुत नुकसान होता है, खेतों को भी होता है, लोगों को भी होता है, जान माल का दोनों का होता है। तो उसको नियंत्रण करने के लिए सरकार जगह जगह रोक के रूप में बांध बनाती है या उस पानी की निकासी की व्यवस्था करती है ना, पुल बनाती है लोगों की आवाजाही के लिए। तो ये सब नियंत्रण करती है। सार्वजनिक निर्माण, सबके भले के लिए जो निर्माण हो वो सार्वजनिक निर्माण कहलाता है। जैसे सामुदायिक भवन है, जैसे अस्पताल है, जैसे चिकित्सा है, तो उनका निर्माण करना है ना। परिवहन एवं संचार की व्यवस्था, जैसे परिवहन यानी जैसे रोडवेज की बसें हैं, ये रोडवेज की बसें किसके द्वारा लगाई है? सरकार के द्वारा, ताकि लोग कम खर्चे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी यात्रा कर सके। और संचार की व्यवस्था, जैसे ये BSNL जो है वो सरकारी निगम है, सरकारी कंपनी, सरकारी संस्थान है, उसके द्वारा टेलीफोन की व्यवस्था, टेलीफोन की लाइनें बिछाने, है ना, मोबाइल फ़ोनों में उन तक टावर पहुँचे, ये सब व्यवस्था सरकार करती है। तो ये विकासात्मक व्यय है, ये विकास के काम आने वाले खर्चे हैं। और ऐसे व्यय जो गैर विकासात्मक व्यय है, जो सरकार जो विकास के लिए उपयोगी नहीं है, वो कौन कौन से हैं? सरकारी सेवाओं पर व्यय, है ना। सरकारी सेवाएं जो हो रही है, जैसे अब जैसे विधानसभा का बजट पेश करना हमको, तो बजट पेश करने के लिए लोग बैठेंगे, जो भी मंत्रीगण आएंगे तो उनके नाश्ते पानी की व्यवस्था, सस्ती दर पे नाश्ता मिल सके, खाना मिल सके, है ना, उनकी सेवा हो। बाहर से कोई आए हैं हमारे देश में, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनकी सेवा करने में जो खर्चा होते हैं, ये सरकारी सेवाओं पर व्यय होते हैं, है ना। जैसे जो भी माप माने इसी तरह से अपन ले सकते हैं। और सरकारी सब्सिडी, सरकार जो अनुदान देती है, जैसे गैस की टंकी है, अभी 950 रुपये की पड़ती है गवर्नमेंट को, पर सरकार आप तक कहाँ तक पहुँचाती है? 700 रुपये तक, 650 रुपये तक, 600 रुपये तक। तो बाकी का पैसा कौन वहन करता है? सरकार वहन करती है। तो ये सब्सिडी। और सरकारी अनुदान, किस क्षेत्र में अनुदान दिया जाता है आपको? विधवा विवाह पेंशन वगैरह चीज़ें हैं, अनुदान मिलता है। क्षेत्र विशेष में यदि आप कुशल होने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको अनुदान गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है ना। ब्याज की अदायगी में जो सरकार आपके विकास के लिए विदेशों से पैसा लाई है, या जो बड़ी कंपनियां उससे पैसा लिया है सरकार ने ऋण के रूप में, उसकी ब्याज की अदायगी भी सरकार को करनी पड़ती है। और ये जो अदायगियां हैं, इसके लिए कोई विकास नहीं होता, ये सरकार को करना ही होता है। तो ये हमने केवल राजस्व बजट के बारे में हम पढ़ने का प्रयास किया है। ये भी दो तरह का होता है वैसे देखा जाए तो, एक तो आयोजना व्यय और आयोजना भिन्न व्यय। जो आयोजना के अंतर्गत है वो व्यय, और जो आयोजना में नहीं थे और खर्च में आ रहे हैं वो आयोजना भिन्न व्यय। ये भी दो तरह के होते हैं, पर इसको और बाद में पढ़ेंगे। अब इसका तो दूसरा हिस्सा है पूंजीगत बजट, उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक और इसका समझ लें।